नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जो लगातार शब्दों के वाण रूपी जो ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है वो हमेशा खुशहाल रहेगा, स्वस्थ और मस्त रहेगा, ऐसी ही मेरी कामना है। और मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। आप सिर्फ लगातार शब्दवाणी क्लासेज की ये जो करंट अफेयर्स की अपनी जो क्लास है उसे, और इसी के साथ में जो अपनी एनसीईआरटी की क्लास है उसको लगातार देखते रहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। जो 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि कल के दिन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जिन घटनाओं में से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अगर इंस्टाग्राम की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं, तो विभिन्न स्थानों पर अपने नाम से चैनल बनाए जा चुके हैं। फेसबुक पर भी शब्दवाणी क्लासेज नाम से अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है, और इंस्टाग्राम पर तो लगातार अपनी रीलें हैं वो वायरल जा रही है। और फेसबुक पर तो मैंने कल ही बनाया था। इसके साथ में टेलीग्राम, शब्दवाणी क्लासेज नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप चाहो तो उसमें भी जुड़ सकते हो, क्योंकि जितनी भी आगामी अपनी जानकारी होती है, रणनीति होती है, वो मैं उसमें शेयर करता रहता हूं। तो देखिए, अब चलते हैं अपन 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन कि 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार समारोह 2026 में किन दो राज्यों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो 17वां एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव है और पुरस्कार समारोह 2026 है, उसमें आपको बताना है कि किन दो राज्यों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश और गुजरात को, राजस्थान और हरियाणा को, या पंजाब और हरियाणा को, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। तो बताओ किन दो राज्यों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, जो अपना उत्तर प्रदेश और गुजरात, कौन से दो राज्य? जो अपने उत्तर प्रदेश और गुजरात दो राज्य है उनको एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार समारोह 2026 में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, पेपर में आ सकता है, पेपर में आ सकता है। देखो इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। सॉरी, 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन हुआ था वो 8-9 जुलाई, मतलब कल और परसों को नई दिल्ली में एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप द्वारा किया गया था। अब इसमें राज्य पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें जो इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड है उसके एमडी संजय अग्रवाल को सतत कृषि में योगदान के लिए विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह भी याद रख लेना कि जो अपने इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड है उनके जो एमडी है संजय अग्रवाल, उनको विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2026 भी प्रदान इसी सम्मान समारोह के अंतर्गत किया गया। तो राज्य पुरस्कार में उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य को पुरस्कार प्रदान किया गया। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखने की कोशिश करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह देख लीजिए, यहां पर जो सम्मान है वो प्रदान किया जा रहा है 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। अपने को ज्ञान को बूस्ट करने वाला क्वेश्चन है कि जो 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है उसका आयोजन कहां हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन हुआ था वो अपने 29 जून को। कब? 29 जून को। कहां पर किया गया इसका आयोजन? जयपुर में। कहां पर किया गया? 29 जून को इसका आयोजन अपने जयपुर में किया गया। और इसमें कितने लोगों को सम्मान दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 276 लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? तो इसमें जो 276 भामाशाह थे विभिन्न क्षेत्रों के, जो 276 भामाशाह 276 भामाशाहों को सम्मानित किया गया, जिसमें
154 तो इसमें सीधे भामाशय थे। 154 कौन थे? 154 तो इसमें सीधे भामाशाह थे, और इसमें 99 लोग थे वो NRI। 99 मतलब 99 लोग थे जो इनको प्रोत्साहित करने वाले थे, और बाकी के पुरस्कार जो NRI दानदाता थे उनको प्रदान किए गए। तो अगर प्रश्न पूछे कि 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह उसका आयोजन कहां हुआ, तो उसका आयोजन जयपुर में हुआ 29 जून को। कब? 29 जून को। इसमें 276 भामाशाह थे, जिनमें से 154 भामाशाहों को सम्मानित किया गया, और 99 प्रोत्साहित करने वालों को भी सम्मानित किया गया, और इसके अलावा जो बाकी के थे वो NRI दानदाता थे, उनको भी सम्मानित किया गया। तो याद रखना, 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 29 जून को कहां पर आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 150 TPD क्षमता के आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का हुआ शुभारंभ किया गया है? क्या किया गया है? जिसमें 150 TPD क्षमता के आधुनिक मैकेनाइज्ड जो ट्रांसफर स्टेशन है उसका शुभारंभ किया गया है। इसमें मतलब क्या है? एक कचरे का स्टेशन बनाया गया है जहां पर छोटी गाड़ी है, उनके द्वारा कचरा इकट्ठा करके एक बड़े वाहन में दबाकर उस कचरे को छोटा करके भर दिया जाता है, और फिर उसको कहीं दूर ले जाया जाता है। तो इस प्रकार की जो एक ट्रांसफर स्टेशन है उसका निर्माण कहां किया गया है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या कोटा में? तो मैं आपको बता दूं, जो आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है उसका शुभारंभ जयपुर में किया गया है। कहां पर किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इसके बारे में जानकारी देखें तो देख लीजिए, नगर निगम जयपुर द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को जालाना स्थित 150 TPD के आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया। अब जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन क्या होता है उसके बारे में देखिए। तो यह कचरा प्रबंधन का एक आधुनिक केंद्र है जहां छोटे कचरा वाहन जैसे कि जो ऊपर है उनसे कचरा इकट्ठा करके मशीनों के जरिए बड़े कंटेनरों में भरा जाता है। यह कचरे के परिवहन को आसान और स्वच्छ बनाता है। क्या बनाता है? कचरे के परिवहन को आसान बनाता है और स्वच्छ बनाने का काम करता है। मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है? जालाना जयपुर। याद रखना, यहां पर लिखा हुआ है अपना जालाना जयपुर। कहां पर? जालाना जयपुर में। देखिए, जालाना का स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन करीब 7 करोड़ की लागत से बने स्टेशन की क्षमता 150 टन प्रतिदिन है। कितनी है? 150 टन प्रतिदिन है। अगला क्वेश्चन, LMO लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर। जो लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर है इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना कहां की गई है? जो LMO है इसकी स्थापना की गई है मुंबई में। यह क्या है? तो यह पूर्ण मानव संपर्क रहित एक भार मापन प्रणाली है जिसमें अपन मानव को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, और वो क्या करती है? एक भाप नाम मापने, जो भार है, भार वजन है, उसको मापने की एक प्रणाली है LMO लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर। इसकी शुरुआत कहां की गई है? तो इसकी शुरुआत मुंबई में की गई। पूछा जा सकता है अपन ने ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, ये जो एग्जाम बूस्टर, ये अपने पुराने पेपरों में से, जो अपने पुराने क्लास थी उस पुरानी क्लास में से ला रहा हूं ताकि अपना रिवीजन भी होता रहे। तो याद रखना, LMO लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर की स्थापना कहां किया गया? यह मुंबई में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? मुंबई में शुरू किया गया। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर खुरपका एवं मुंह पका रोग, 2 प्रकार के रोग है, एक प्रकार एक ये मुख्यतः लेको तो खुरपका और मुंह पका रोग है, उसके लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन और जोनिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर खुरपका एवं मुंह पका रोग के लिए एक कंपार्टमेंटलाइजेशन और जोनिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? चेन्नई में, कोलकाता में, गोवा में या भुवनेश्वर में? तो मैं आपको बता दूं, खुरपका एवं मुंह पका रोग के लिए जो कार्यशाला का आयोजन किया गया वो अपने भुवनेश्वर, जो ओडिशा में पड़। देखे तो देख लीजिए, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 8 जुलाई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में खुरपका मुंह पका रोग के लिए
कंपार्टमेंटलाइजेशन और जोनिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अब ये क्या करना चाहता है, मतलब ये जितने भी पशु प्रणाली है, पशु स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको ये मजबूत करना चाहता है। क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। जो उन्मूलन के प्रयास में पशु और पशुधन उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए, पशुधन के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए ये इस प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया, भुवनेश्वर में किया गया। ये देखिए आयोजन किया जा रहा है। फिर एक है लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण। आपको पता है कि लंपी टीकाकरण के द्वितीय चरण अभियान की शुरुआत अपने कहां से की गई थी, अपने ब्यावर से की गई थी। कब की गई थी, 29 जून को। याद रखना, इसकी शुरुआत 29 जून को की गई थी। कब की गई थी, 29 जून को की गई थी। और उसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, 111.51 लाख, 111.51 लाख का लक्ष्य रखा गया है। मतलब लक्ष्य एकदम जिस प्रकार अपन मंदिर में चढ़ा हुआ बोलते हैं ना कि 11 रुपए, 111 रुपए, 51 रुपए, उसी प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। 111.51 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कौन से साल में, वित्त वर्ष 2026-27 के अंतर्गत इतना लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ है, उसने 8 जुलाई 2026 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के किस निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में जो अपना डीआरडीओ है, कौन सा है, हाल ही में जो अपना डीआरडीओ है, उसने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो लंबी दूरी की है। कौन, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिसकी क्षमता लगभग मिनिमम से मिनिमम 60 किलोमीटर है और जिसको अपन निर्देशित कर सकते हैं, मतलब जिसको लॉन्च करने के बाद में भी उसको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इसको परीक्षण किया गया है, इसका नाम है पिनाका। इसका क्या नाम है, एक पिनाका नाम का रॉकेट है, निर्देशित रॉकेट है, उसका नाम क्या है, पिनाका। और इसका सफल परीक्षण कहां किया गया है, चांदीपुर से। कहां से किया गया है, चांदीपुर से। और जानकारी देख लीजिए, ये है अपनी पिनाका। ये क्या है, ये अपनी जो पिनाका है वो लंबी दूरी की एक रॉकेट मिसाइल है। इस रॉकेट का परीक्षण उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया है। न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए। कब, 8 जुलाई 2026 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने औषधि नियम 1945 के तहत किस हवाई अड्डे को औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आज का अपना सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं जो एग्जाम में सीधा का सीधा छपेगा, जो सीधा का सीधा आपके पेपर में आएगा, अगर मैं कहूं वो प्रश्न है तो वो 5वां प्रश्न है कि राजस्थान भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सरकार ने औषधि अधिनियम 1945 के तहत औषधियों के आयात द्वार, मतलब उस हवाई अड्डे से विदेशों से औषधियों का आयात किया जा सकता है, आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है। जोधपुर हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा या जयपुर हवाई अड्डा। तो उसमें अपने राजस्थान का तो एक भी हवाई अड्डा नहीं है, बेंगलुरु हवाई अड्डा भी नहीं है, उसका नाम है नवी मुंबई हवाई अड्डा। और इस प्रकार यह औषधियों के आयात द्वार के रूप में 42वें नंबर का आयात द्वार है। कितने नंबर के, 42वें नंबर का आयात द्वार है। मतलब इससे पहले रेल के द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा, जहाज के द्वारा भी आयात किया जाता होगा, उस हिसाब से ये 42वें 42 नंबर का आयात द्वार है औषधियों का। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देख लीजिए, जिनके माध्यम से देश में औषधियों का आयात किया जा सकता है। इस संशोधन के साथ नवी मुंबई हवाई अड्डा औषधि नियम 1945 के तहत दवाओं के आयात के लिए अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है। इस नए संशोधन के साथ प्रवेश द्वार में सड़क, रेल, जहाज और हवाई मार्गों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 42 कुल संख्या हो गई है प्रवेश द्वारों की। तो कौन से अधिनियम के तहत, औषधि अधिनियम 1945 के जो नियम 43A है उसमें संशोधन करके इसको शामिल किया गया है। और देख लीजिए, एक प्रोमिस पोलर रोवर है। यह प्रोमिस पोलर रोवर क्या है, तो ये हाल ही में जो नासा है वो नासा इसको भेजना चाहता है। कहां पर भेजना चाहता है, चंद्रमा पर। अब चंद्रमा पर क्यों भेजना चाहता है भाई, भारत पर या विश्व में धरती पर क्यों नहीं भेजता, पृथ्वी पर क्यों नहीं भेजता, क्योंकि प्रोमिस पोलर रोवर के द्वारा नासा है वो चंद्रमा पर पानी जैसे तत्वों की खोज करना चाहता है। क्या करना, पर पानी की खोज करना चाहता है। अब आप बोलोगे सर पानी वहां पर क्यों चाहिए, क्योंकि
नासा का दिमाग है वो थोड़ा अलग टाइप का है। वो चाहता है कि मैं 2032 तक, कब तक, मैं 2032 तक चंद्रमा पर मानव की एक बस्ती बसा दूं। क्या बसा दूं? एक मानव की बस्ती बसा दूं। मतलब उसका लक्ष्य है कि 2029 से लेकर 2032 तक वो अपना कार्य करके चंद्रमा पर पहली मानव बस्ती बसाना चाहता है। उसके लिए उसने एक प्रॉमिस पोलर रोवर वो भेजना चाहता है नासा, कहां पर? चंद्रमा पर, पानी जैसे तत्वों की खोज के लिए। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 9 जुलाई 2026 को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए टिकाऊ तरीकों के लिए अधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? हाल ही में जो भारत सरकार है उसका जो मत्स्य पालन विभाग है उसने कब? कल ही 9 जुलाई 2026 को जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जो टिकाऊ तरीके हैं उनके लिए एक अधिकार पत्र है उसका राष्ट्रीय शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रीय शुभारंभ का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कहां किया गया? तो उसका आयोजन अपने ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया। कहां किया गया? उसका आयोजन अपना जो भुवनेश्वर है जो ओडिशा में पड़ता है वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। तो भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग 9 जुलाई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों के लिए अधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें कौन कौन जाएंगे? तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों के लिए इस अधिकार पत्र का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के दौरान ओडिशा के गहरे समुद्र में मत्स्य पालन मिशन दस्तावेज की भी शुरुआत करेंगे। तो याद रखना कहां पर एक नया ये मत्स्य पालन मिशन जो दस्तावेज है इसकी भी शुरुआत वो कहां से करने वाले हैं? अपने ओडिशा का जो समुद्री तट है मुख्य रूप से भुवनेश्वर, वहां से ये इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आज लाइट थोड़ी झपाझप कर रही है, मतलब आ रही है जा रही है, हो सकता है कि लाइट कट भी सकती है। तो अपन जल्दी से अपने प्रश्नों को समापन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हां आपको समझाता हुआ चलूंगा। सातवां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे लाइट कटे या लाइट रहे हम तो धीरे धीरे चलेंगे, एकदम प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। हो सकता है कि मुझे वीडियो दोबारा भी बनाना पड़े, क्लास दोबारा बनानी पड़े, तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अपन चलेंगे कैसे? धीरे धीरे। बस आपको क्या आना चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, हाल ही में आईसीसी की जो महिला T20 रैंकिंग है उसके अनुसार दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? दुनिया की नंबर 1 महिला बल्लेबाज। आईसीसी ने नई जो महिला T20 रैंकिंग जारी की है उसके अनुसार दुनिया की नंबर 1 महिला बल्लेबाज कौन है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम है उसने T20 का जो वर्ल्ड कप था वो जीत लिया था। तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा रन बनाने वाली, अच्छा खेलने वाली थी बेथ मुनी। बेथ मुनी कहां की थी? बेथ मुनी अपने थी ऑस्ट्रेलिया की। कहां की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी बेथ मुनी। और वो ही क्या है? वो महिला T20 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? बेथ मुनी। ये क्या है? बल्लेबाज है। और भारत की एक महिला है जिनका नाम है श्रीचरणी। क्या नाम है? श्रीचरणी। वो आईसीसी महिला T20 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की नंबर 1 महिला गेंदबाज है। क्या है? दुनिया की नंबर 1 महिला गेंदबाज कौन है? भारत की एक स्पिनर है। स्पिनर किसे कहते हैं? जो बॉल को इस प्रकार फेंकती है कि बॉल जब नीचे गिरती है बॉल तो गिरने के बाद में अगर घूम जाती है थोड़ी बहुत तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पिनर। तो ये भारत की एक स्पिनर है जिसका नाम है, क्या है? जिसका नाम है श्रीचरणी। ये नंबर 1 महिला गेंदबाज है। और बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो नंबर 1 महिला बल्लेबाज है। देख लीजिए, गेंदबाजी में भारत की स्पिनर श्रीचरणी। T20 रैंकिंग में टीम रैंकिंग देखें तो इसमें सर्वप्रथम सबसे टीम की रैंकिंग देखें तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत की टीम है। फिर देखिए ये है कौन? ये है बेथ मुनी। इसने कितने रन बनाए? 238 रन बनाए और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई। और ये आईसीसी T20 रैंकिंग में श्रीचरणी है वो नंबर 1 पर है गेंदबाजी में। किसमें? गेंदबाजी में। तो ये है बल्लेबाजी में और श्रीचरणी है गेंदबाजी में। अब 3 चीजें और। एक है ईशान किशन। महिला T20
जो आईसीसी रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर है बेथ मुनी। अगर पुरुष में पूछे, पुरुष T20 आईसीसी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है अपने ईशान किशन। ये ईशान किशन कहां के हैं? ये भारत के खिलाड़ी है जो किसमें, अगर पुरुष T20 की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर ये आते हैं। फिर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा कौन है? ये भारत की खिलाड़ी है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट इन्हीं के नाम है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किन के नाम है? सर्वाधिक विकेट किन के नाम है? दीप्ति शर्मा के। और अगर इसके साथ में पूछे T20 क्रिकेट में, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट भी किन के नाम है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट भी इन्हीं के नाम है। इनका नाम क्या है? दीप्ति शर्मा। और ये कहां की बॉलर है? ये कहां की खिलाड़ी है? तो ये अपने भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। फिर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर है ये भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है और इसने क्या किया है? ये 200 T20, यह 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी या बोलूं तो पहली खिलाड़ी बन चुकी है, क्योंकि अभी तक भारतीय किसी पुरुष खिलाड़ी ने भी 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। तो 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हो चुकी है, चाहे महिला में कहो या पुरुष में कहो। तो ईशान किशन, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, बेथ मुनी और श्रीचरणी, इन चारों को क्रिकेट से संबंधित याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, 83वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता और निर्देशक को गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? ऐसा कौन सा अभिनेता या फिल्म निर्देशक था जिसको गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया? कब? जो 83वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें जॉर्ज क्लूनी, वर्नर हर्जोग, किम नोवाक या एस राजमौली। तो आपको बता दूं कि जो जॉर्ज क्लूनी है, कौन है? जॉर्ज क्लूनी, उनको गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? जॉर्ज क्लूनी को। इनके बारे में और चीजें देख लीजिए। यह क्या है, कब प्रदान किया जाता है? तो यह सिनेमा जगत में अद्वितीय और विशिष्ट योगदान देने वाले निर्देशकों और अभिनेताओं को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। यह सम्मान वेनिस, जो कि इटली में पड़ता है, वहां का जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके द्वारा दिया जाता है। अब आगामी वेनिस फिल्म महोत्सव में अमेरिका के जो अभिनेता और निर्देशक हैं जॉर्ज क्लूनी, उनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगर पूछे 2025 में यह पुरस्कार किसे दिया गया सॉरी, तो 2025 में यह पुरस्कार वर्नर हर्जोग और किम नोवाक को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब इसके आगे देखिए, ये कौन है? ये जॉर्ज क्लूनी है। कौन है? जॉर्ज क्लूनी। ये जो फिल्मों को बनाते हैं, खुद हीरो का रोल भी निभाते हैं और फिल्म की कहानी भी खुद ही लिखते हैं। फिर एक है वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स। वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स जो एक दीवार की पट्टी है जिस पर हाल ही में भारत के एक फिल्म निर्देशक का नाम छापा गया, इस पर उसके नाम है एस राजमौली। किसका? एस राजमौली को, जो अपने बाहुबली जैसी फिल्म है या RR है, बाहुबली फिल्म है, RR है, उनके जो निर्देशक है एस राजमौली, उनका नाम या उनको एक सम्मान के रूप में जो वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स है, जो फिल्म मेकर्स की एक दीवार है, उस दीवार पर पट्टी के रूप में इनका जो नाम है वो छापा गया है। क्या नाम छापा गया है? नाम छापा गया है। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। जो फ्रांस देश है उसके द्वारा इनका नाम छापा गया। तो यह एक सम्मान के रूप में आप कह सकते हो, क्योंकि उस दीवार पर विश्व के बड़े बड़े जो निर्देशक होते हैं, फिल्म निर्देशक, उनका नाम लिखा जाता है। फिर एक है बितांग आदि पूर्ण सम्मान। यह किसके द्वारा? यह अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के द्वारा, किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया? अपने जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको यह हाल ही में सम्मान प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत पढ़ा है VBG राम जी के बारे में, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना में प्रशासनिक व्यय
को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। मतलब जितने भी प्रशासनिक आदमी है जो विकसित भारत जी राम जी योजना में काम करने वाले हैं सरकार की तरफ से, उनके ऊपर जो खर्च होता है उसको 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7, 9, 15 या 10, तो उसको 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया है। मतलब उसमें 3% और जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3% और जोड़ा है। क्यों जोड़ा है तो देख लीजिए। केंद्र सरकार ने वीबीजी राम जी में प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य योजना में जो कार्यरत स्टाफ है, जैसे कि पंचायत सचिव है या रोजगार सहायक है या जो तकनीकी कर्मचारी है, उनको समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, उनको समय पर वेतन देना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना, जो प्रशासनिक व्यय उसे 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9% कर दिया है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन पंच गौरव योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के तहत चूरू जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है? चूरू जिले में प्रमुख रूप से क्या उत्पादित किया जाता है? लकड़ी के उत्पाद, का सीधाकारी, नमक उत्पादन या फुलकारी सोल? तो आपको बता दूं, तो चूरू जिला है उसका प्रमुख उत्पाद है लकड़ी का उत्पाद। क्या है? जो लकड़ी के उत्पाद। और चूरू में प्रमुख क्या क्या है अगर बात करें एक उत्पाद की, तो लकड़ी के उत्पाद चूरू में। एक उपज, तो चूरू की प्रमुख उपज है ग्वारपाठा। एक वनस्पति की बात करें तो चूरू का प्रमुख वनस्पति है खेजड़ी। और एक पर्यटन स्थल की बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थल है अपना सालासर बालाजी का मंदिर। वो कहते हैं थारी जोत जगह हर घर में सालासर बालाजी, वो एक सॉन्ग भी है। तो वो सालासर बालाजी एक पर्यटन स्थल है। और एक खेल है उसमें एथलेटिक्स है, वो चूरू का प्रमुख पंच गौरव में एक खेल माना गया है। तो ये थे आज अपने 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं आए हैं तो इनको नोट डाउन कीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, बार बार क्लास का रिवीजन करिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।